हाँ जी, नमस्कार। तो आज CDS 2024 का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइंस के। देखते हैं साइंस के कितने क्वेश्चन टोटल आए थे आपके पास। 25 to 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आप 25 तो आराम से कर ही सकते थे, डुएबल थे 25। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करके गए होंगे तो आप 28 में 28 करके आए होंगे, ये पूरी गारंटी है इसकी। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और क्या करना था उसमें, और इसका सोर्स क्या था। क्या एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चन थे या केवल एनसीईआरटी से ही थे, या फिर आपको क्या करना चाहिए आगे आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। रीसेंट का ट्रेंड एनालिसिस इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता चले कि आगे आपको कैसे करना है। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फोटोसिंथेसिस हमेशा क्वेश्चन आता है, पूछा जा रहा है कि बताइए ओनली स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट होस्ट क्लोरोफिल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्लोरोप्लास्ट। एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड में दिया हुआ है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कुछ चीज़ें यहाँ लिख लीजिएगा आप। सबसे पहली बात कि अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सर। अमाइलोप्लास्ट, इसको लिखते चलिए नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अमाइलोप्लास्ट में जो होता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है। उसके बाद इलायोप्लास्ट में क्या होता है, तो इलायोप्लास्ट में जो होता है ऑयल को स्टोर किया जाता है, इसको भी लिख लीजिएगा, ऑयल और फैट। जबकि एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है, तो प्रोटीन को स्टोर किया जाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। एल्यूरोप्लास्ट में ALEUROPLAST, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन को स्टोर किया जाता है। अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें घबराने वाली नहीं बात है, क्योंकि पूछा है पहले से टॉपिक, और इस टॉपिक में ये पूछा, अगले बार ये नहीं पूछेगा, कुछ तो दूसरा पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, यही अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट आने वाले 1 से 2 साल में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या रखता है, क्लोरोफिल रखता है। ये केराटिनॉइड आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आपने ये तीनों नहीं पढ़ा होगा, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, अगर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे सर, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही बात है सर, फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना चुकी है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेम्ब्रेन है जो क्लोरोफिल रखता है, तो आप क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या बताएंगे आप, बताइए। कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो क्लोरोफिल रखता है। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, समझ में आई बात। इसको लिख लीजिएगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो क्या रखता है, क्लोरोफिल को रखता है। यानी क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है, तो इस मेम्ब्रेन में स्टोर होता है। पूछा जाए सर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये लुक्स लाइक स्टैक ऑफ कॉइन, कॉइन के जैसे दिखता है, स्टैक ऑफ कॉइन। तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसको ध्यान रखिएगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होता है और क्या काम है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चीज और बताइए यहाँ आप कि द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ कौन सा होता है। मैं लिख देता हूँ, द एग्जाम में सवाल आया हुआ है, द मोस्ट एबंडेंट, सीडीएस में नहीं आया, किसी दूसरे एग्जाम में आया है। एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ कौन सा होता है, बताएंगे इसका आंसर। तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है RUBISCO, रूबिस्को एंजाइम। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेस। समझ में आई बात। इसका काम क्या होता है, ये होता है कार्बन फिक्सेशन करता है, कार्बन फिक्सेशन करता है। आपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा, रूबिस्को एंजाइम। समझ में आ गई बात। अगर पूछा जाए आपसे कि सर बताइए कैल्विन बेंसन साइकिल किससे रिलेटेड है, कैल्विन
बेंसन साइकिल, तो ये भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर जानने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनेलीज इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? लाइसोसोम, सबको पता होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। यहाँ आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए सर, लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम जो पिछले बार सीडीएस में पूछा था सर, लाइसोजाइम और लाइसोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके मिलता है सलाइवा में मिलता है, टीयर्स में मिलता है, इसके अलावा नेजल म्यूकस में मिलता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक एंजाइम में माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है किसमें? वाटर की बात हो रही है, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या मिथेनॉल? सीधा एनसीईआरटी से सवाल है। सी वाटर का कितना होता है? 1531। वाटर डिस्टिल्ड हो तो 1498। इथेनॉल का 1207 और मिथेनॉल का 1103। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सी वाटर, उसके बाद हो जाएगा सर डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद हो जाएगा मिथेनॉल और इथेनॉल के बाद हो जाएगा मिथेनॉल। तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन द प्लांट? आपको लग रहा होगा सर ये तो कैम्बियम पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैम्बियम आपने नहीं पढ़ा है ना। कैम्बियम प्रेजेंट होता है कहाँ? फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो ये तो वेस्कुलर का पार्ट है। सही आंसर होगा इसका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होता है वो क्या होता है? यहाँ होता है स्किन पे। तो ये जो है वेस्कुलर का पार्ट नहीं होता है। यहाँ आपको ओपन वेस्कुलर बंडल्स और क्लोज वेस्कुलर बंडल एकदम क्लियर होना चाहिए। वेस्कुलर बंडल्स कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रोज ऑन विच वन एमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल? ये सीडीएस का रिपीटेड क्वेश्चन भाई आता है, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, जाके खोदो देखो। हेलोफाइट का मतलब क्या है? सेलाइन सॉइल। हेलोफाइट्स कहाँ होते हैं? सेलाइन सॉइल। जैसे मैंग्रोव, समझ में आई बात? जो सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? अभी यहाँ देखो एनसीईआरटी में लिखा है जेरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट। तो थैलोफाइट भी आपको याद होना चाहिए, हेलोफाइट भी याद होना चाहिए। यहाँ दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए सर, जो सैंडी सॉइल में होता है, जो सैंडी सॉइल में प्लांट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सर PSAMMOPHYTES। क्या बोला जाता है? सैमोफाइट बोला जाता है। दूसरा से पूछा जाए कि बताइए जो एसिडिक सॉइल में होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है OXYPHYTES, ऑक्सीफाइट्स या ऑक्जेलोफाइट बोला जाता है। ऑक्जेलोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, पूछा जाए सर बताइए एसिडिक सॉइल का मतलब क्या है? एसिडिक सॉइल का मतलब क्या है? तो आप क्या बताएंगे? आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ समझिए। एसिडिक सॉइल का मतलब होता है कि रिच होना चाहिए, किसमें? रिच कंटेंट होता है ह्यूमस का। उसके अलावा क्या कैल्शियम आयन का क्या होता है? कैल्शियम आयन की जो होती है डिफिशियंसी होती है, यानी लैक होता है। इसको बोला जाता है एसिडिक। समझ में आ गई बात? तो जेरोफाइट भी याद रखिएगा, जो कहाँ होता है ये भी पता होना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें दिया है ना, सैमोफाइट जो डेजर्ट में होता है, और लिथोफाइट जो रॉक में होता है, और एल्पाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाइड्रोफाइट कहाँ होता है? जो मरीन और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और हेलोफाइट कहाँ पाया जाता है? सलाइन वाटर में, मैंग्रोव। एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास कि विच कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू? स्टार्च कहाँ से आता है? तो सर कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट की 4 कैटेगरी होती हैं, जिसमें क्या होता है सर? जिसमें पहली कैटेगरी जैसे मान लीजिए मोनोसेकेराइड है, जिसमें ग्लूकोज और राइबोज होता है। डाइसेकेराइड जिसमें सुक्रोज होता है। ओलिगोसेकेराइड जिसमें रैफिनोज होता है। और पॉलीसेकेराइड जिसमें स्टार्च होता है। समझ में आ गई बात? अगर पूछा जाए सर ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन ये भी पॉलीसेकेराइड होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? और सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। तो इसको ध्यान रखिएगा आप।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एनसीईआरटी का सीधा लाइन है, इट एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एज एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। एब्सिसिक एसिड, समझ में आ गई बात। चलिए अगला है जाइलम इन द प्लांट। देखो अभी मैंने उधर क्या क्वेश्चन आया था, इधर क्वेश्चन आया था ना आपके पास वस्कुलर बंडल से। ये देखो वस्कुलर बंडल से क्वेश्चन आया, फिर एक बार वस्कुलर बंडल से ही क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपको। जाइलम जो होता है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आप सब बस केवल वाटर जानते हैं, नहीं, वाटर और डिजॉल्व मटेरियल दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के पास ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेंकाइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। समझ में आ गई बात। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। समझ में आई बात। और पेरेंकाइमा क्या करता है सर, फूड को स्टोर करता है। और जाइलम फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट देना। तो इसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। वेस्कुलर बंडल आपको याद करना ही है। वेस्कुलर बंडल के 2 टाइप हैं और पूरा डिटेल पढ़ लीजिए इसके बारे में, क्योंकि आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है कि बताइए माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। तो 2 चीज होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। जैसे मैंगनीज आता है तो मैंगनीज तो नहीं होगा। उसके बाद कॉपर आता है, कॉपर दिया नहीं है। मॉलिब्डेनम दिया नहीं है। जिंक, बोरान, क्लोरीन, क्लोरीन भी नहीं होगा। यानी ये दोनों तो नहीं होंगे, मैंगनीज नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा। अब आइए आगे बढ़िए। निकिल क्या है, तो निकिल भी क्या है, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है। अब आगे बढ़िए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। यानी मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम भी माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं आता है। ये किसका पार्ट होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आयरन जो है वो माइक्रो का पार्ट होता है। यानी माइक्रो में आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन आता है। और मैक्रो में मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है, हाइड्रोजन आता है, कार्बन और पोटेशियम आता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझ में आई बात। तो ये इसका आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट फॉर द गैस मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइटियम। ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न फ्यूल, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन से ही किया जाता है। नाइट्रोजन कैन बी यूज, हाँ, हम रेंसिडिटी में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन यूज किया जाता है। हीलियम इज कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, गलत बात बोल रहा है। द बल्ब में क्या यूज किया जाता है सर, आर्गन गैस यूज किया जाता है। समझ में आई बात। आर्गन और कभी कभी नाइट्रोजन भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हीलियम नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि बताइए क्लोरीन के आइसोटोप कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इन्होंने भूल गए Cl लगाना। उसके बाद ये सही आंसर हो जाएगा 17Cl35 और 17Cl37, ये 35 और 37 ध्यान रखिएगा। कार्बन के 6C12 और 6C14। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज द डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होता है, शेविंग क्रीम। यहां देखिए आपके पास डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड किसका किसका होता है, 3 का। लिक्विड इस तीनों का होता है। इसमें एक है शेविंग क्रीम, दूसरा है मिल्क ऑफ फेस क्रीम, तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसमें पूछा क्या है, शेविंग क्रीम के बारे में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मिस्ट का क्या होता है। फॉग हो, क्लाउड हो, मिस्ट हो, इसका डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होता है, गैस। फोम का क्या होता है सर, फोम का होता है सॉलिड। और जेली का क्या होता है, वो भी सॉलिड होता है। इसको याद रख लीजिएगा, पूरा ये चार्ट याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ लिया।
साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज ट्रेवलिंग इन अननोन मीडियम, पता नहीं मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन, इट ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स ऑफ इट्स वेवलेंथ इन टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 150 लेमडा, v इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज, तो d बाई टी इज इक्वल टू वी लेमडा, t की वैल्यू d बाई लेमडा हमने कर लिया, समझ में आई बात। और यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया हमारे पास 0.5 सेकेंड। इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये फार्मूला v इज इक्वल टू लेमडा, ये याद रखिएगा, समझ में आई बात। यानी स्पीड जो होता है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रेस बायोपिया से रिलेटेड। तो ये एजिंग में होता है, बिल्कुल सही बात है। और बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। प्रोग्रेसिव लेंस भी यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव लेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेस बायोपिया के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ये याद रखिएगा कि प्रेस बायोपिया में प्रोग्रेसिव लेंस का यूज किया जाता है। अगर बाईफोकल लेंस ना आए तो प्रोग्रेसिव लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेनबो फॉर्मेशन में वाटर ड्रॉपलेट इन्वॉल्व होती हैं तो किस फिनोमिना में। तो दोनों होता है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है और ये आपको पता ही होगा नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है कि बताइए हीट ट्रांसफर के लिए जो है कितने मीडियम हैं। तो सबसे पहले तो एक आता है आपके पास कंडक्शन, दूसरा आता है रेडिएशन, तीसरा आता है कन्वेक्शन। आपसे पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, ये क्या है, कन्वेक्शन है। समझ में आई बात। माइक्रो ओवन क्या होता है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ये रेडिएशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है सर, कंडक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक्सरे से है, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स गया था, लेकिन स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल जो होता है वो एक्सरे से ही किया जाता है कि क्रिस्टल कैसे कैसे हैं। इसकी स्ट्रेटेजी किससे करते हैं हम, एक्सरे से ही करते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन अ मेटल ब्लॉक, ये यही पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ में आई बात आपको। यहाँ देखिए एक्सरे हैव वेवलेंथ सिमिलर टू द साइज ऑफ एटम, दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोर विद इन क्रिस्टल। Since X-ray have a smaller wavelength than visible light, they have higher energy. With their higher energy, X-ray can penetrate matter more easily than can visible light. तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन अर्थ सिस्टम में सन अर्थ और लैग्रांजे पॉइंट L4 फॉर्म क्या करता है। तो सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल होती है और एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। इसको लिख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कंडक्टिंग टायर्स में क्या होता है, क्यों कंडक्टिंग टायर्स रखा जाता है। तो पता नहीं, सब आंसर हर जगह कुछ अलग आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। सीधे एनडीए 1 2022 का सवाल है, पूछा है कि कंडक्टिंग रबर्स क्यों लगाए जाते हैं और यही रिपीट कर दिया। आप बोलते हैं पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है, पीवाईक्यू करना नहीं चाहिए। पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखो पूछा है ना, सो दैट द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाई रबिंग द एयर कैन इजिली बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड ऑन लैंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब पता नहीं कैसे ये लोग डी बता रहे थे सब लोग, तो वो समझ में नहीं आया। इसका सही आंसर ऑफिशियली भी क्या दिया था, 1 स्टेटमेंट दिया था। एनडीए 2022 फर्स्ट का सवाल है और सीडीएस 2024 सेकेंड में रिपीट हुआ है, ठीक है। ये देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 ओनली। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपके पास कि बताइए ये क्यों लगाया जाता है, गनी बैग्स क्यों लगाए जाते हैं, ये बोरे लगाए जाते हैं ना, क्यों लगाए जाते हैं। तो फास्ट इवेपोरेशन को रोका जा सके और हाइड्रेशन उसको मिलती रहे ताकि वो क्या हो पाए, टाइट हो पाए, मजबूती आ पाए उसमें, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज किया जाता कहाँ, तो मेडिसिन में इसको नहीं यूज करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट में तो इसको यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मीट एंड चीज। मेडिसिन में इसको बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है, इसका सही आंसर मेडिसिन होना चाहिए। बाकी यूपीएससी क्या देती है वो अलग बात है। बाकी हर जगह फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, गन पाउडर में यूज किया जाता है, इसमें भी यूज किया जाता है। इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब बहुत लेस क्वांटिटी होती है मेडिसिन में। अगला क्वेश्चन आपके पास कि कौन सा मेटल अंडर ऑयल होता है, नहीं रखा जाता है। तो नहीं रखा जाता है, उसका आंसर रुबिडियम होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम लिथियम तीनों रखा जाता है भाई। सोडियम पोटेशियम लिथियम सीजियम मेटल आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल
एज दे बोथ कैन रिएक्ट इन वाटर, एयर और वाटर। रुबिडियम को नहीं रखा जाता है। समझ में आई बात? तो इसका भी आंसर इधर उधर आ रहा था, देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देता है। अगला क्वेश्चन है ग्लास से रिलेटेड। अब ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मैं दिखा देता हूं सबसे पहले। देखिए सर, एनडीए 2017 में आया था। ग्लास क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड होता है। ग्लास नहीं है, बताइए क्या नहीं है? सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास, बोरान इज प्रेजेंट इन पायरेक्स ग्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए नॉट ट्रू ऑफ ग्लास, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एनडीए में पूछा, यूपीएससी रिपीट करती है, रिपीट कर दिया। अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टेन मास ऑफ द ग्लास। ये गलत है, क्रिस्टलिनिटी नहीं डेवलप होती है। बाकी सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कलर्ड ग्लास कलरिंग मटेरियल बना के मिला के बनाया जाता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ लीजिए आप। ठीक है सर, समझ में आई बात? चलिए, ये टाइप्स ऑफ ग्लास लिख दिया है, पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, पढ़ लीजिएगा। सॉफ्ट ग्लास क्या होता है, हार्ड ग्लास क्या होता है, फ्लिंट ग्लास को लेड ग्लास बोला जाता है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट बोला जाता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्रुक्स ग्लास एग्जाम में आया है कि बताइए क्या होता है, यूवी प्रोटेक्टेड कौन सी ग्लास होती है, तो वो क्रुक्स ग्लास होता है। समझ में आई बात? ये किससे मिलके बना हुआ है? सीडीएस में आया हुआ सवाल है, नहीं पता तो जाके पीवाईक्यू उठा के देखिए, अगर मैं आप मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। क्रुक्स ग्लास को क्या बोला जाता है? सीरियम ऑक्साइड से बना। पूछा था कि क्रुक्स ग्लास इनमें से किसमें से नहीं बनता है, किसमें से बनता है, क्वेश्चन याद नहीं है। और क्रुक्स ग्लास जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आई बात आपको? इसीलिए ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी टाइप के ग्लास होते हैं, जैसे ग्लास वूल होता है, ये क्या होता है? हीट प्रूफ होता है। ऐसे ही सेफ्टी ग्लास होता है, किस लिए यूज किया जाता है? वायर्ड ग्लास का किस लिए यूज होता है? तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्लास से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके पास, ब्लीचिंग ऑफ पेपर। अब ब्लीचिंग ऑफ पेपर क्लोरीन से होता है, आज तक तो मैं यही जानता था क्लोरीन से होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड से होता है। क्लोराइड पूछा, क्लोराइड ये सही आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ लोग बता रहे थे, तो वो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सवाल है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 14 में पूछा हुआ। देखो स्क्रीनशॉट मैंने लिया, ब्लीचिंग ऑफ पेपर। क्लोरीन गैस वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर। दीज डेज हाइड्रोजन परऑक्साइड विद सुटेबल कैटलिस्ट। हम यूज करते हैं क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्लोराइड। ठीक है, अगला हाइड्रोजन परऑक्साइड होता तो सही आंसर हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगला है ओजोन होल इज अ रीजन ओवर। देखिए ये एनसीईआरटी का ये एक चैप्टर से 2 सवाल, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ओजोन होल के बारे में पूछा है। तो अंटार्कटिक में होता है, कॉज मेनली बाई सीएफसी गैस, इसको ध्यान रखिएगा। 7 टाइप्स के ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। मीथेन होता है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, परफ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओजोन होल जो है कहाँ है? साउथ पोल में। किस रीजन में? अंटार्कटिक के रीजन में है, इसको ध्यान रखिएगा आप, अंटार्कटिका के रीजन में। समझ में आई बात? और अगर पूछा जाए ओजोन होल को कैसे मेजर किया जाता है, उसके लिए एक यूनिट है जिसका नाम है डॉब्सन यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉब्सन यूनिट, और इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए थे। थोड़ा कॉमन सेंस पे था, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज पे था, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जब तक सर पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे तब तक ना आप यूपीएससी को समझ पाएंगे, ना सीडीएस या एनडीए के एग्जाम को समझ पाएंगे। तो पीवाईक्यूज लगाना तो सबसे कंपलसरी है। जो कहता है पीवाईक्यू लगाने से कुछ नहीं होता है, उसको ये बता दीजिए कि पीवाईक्यू लगाने से ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। समझ में आई बात? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो जिसमें कहीं ना कहीं कोई थीम रिपीट नहीं हुई है। थीम रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। बात यह है कि आपने पीवाईक्यूज को लगाया कैसे है। पीवाईक्यूज को केवल लगाना नहीं होता है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना होता है, यूपीएससी के माइंडसेट को समझना होता है। आगे एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा यूपीएससी के माइंडसेट पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू।